हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर जिसमें हम बात कर रहे हैं ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी कि हम पढ़ रहे हैं रेस्पिरेशन को। अभी तक हमने रेस्पिरेशन में जो चीज़ें समझी हैं उन्हें हम देख लेंगे। आपने रेस्पिरेटरी, चलिए, तो हमने बात की है यहाँ पे रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। देन हमने बात की है कि आपका आता है यहाँ पर थोरैसिक कैविटी। हमने थोरैसिक कैविटी पढ़ी है। थोरैसिक कैविटी के साथ साथ हमने थोरैसिक चैम्बर पढ़ा है। थोरैसिक चैम्बर में कौन कौन से पार्ट है? आपका वर्टिबल कॉलम है जो आपके कहाँ होगा, यहाँ पे डॉर्सल साइड में होगा। आपका स्टर्नम है जो आपके वेंट्रल साइड में होगा। आपके रिब्स हैं जो आपके लेटरल साइड में है। आपका डायफ्राम है जो आपके लोअर साइड में होगा। तो ये हमारे पास आती है क्या, हमारा जो क्या आता है, थोरैसिक चैम्बर आता है। चलो, क्या बात की थी? हमने बात की थी कि देखो, ये फिनोमिना तो हमें पता है। हमने कहा जो ब्रीथिंग जिसे हम कहते हैं, ब्रीथिंग में हम इनहेलेशन देखते हैं, एक्सहेलेशन देखते हैं, फिर इंटरनल रेस्पिरेशन जिसमें गैसेस एक्सचेंज देखते हैं बिटवीन एल्वेलाई एंड ब्लड वेसल्स, एंड सेलुलर रेस्पिरेशन है, इसमें भी गैसेस एक्सचेंज होगा बिटवीन आपकी सेल्स एंड ब्लड वेसल्स। ठीक है, तो इसके बीच में आपका क्या होगा, यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन होगा। अब देखो आगे क्या करना है। यहाँ तक की बात क्लियर है। मेनली ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर एक बार मैं फिर से रिवाइज कर रही हूँ क्योंकि इसी के आगे हम यहाँ पर जो ब्रीथिंग का मैकेनिज्म है, जिसमें हम इनहेलेशन और एक्सहेलेशन की बात करेंगे, हम वो चीजें देखेंगे। तो हमने क्या क्या चीजें देखी? हमने कहा हमारे पास आता है यहाँ पर, आपने क्या देखा है, जो आपका थोरैसिक चैम्बर, उसमें कौन कौन से पार्ट्स आते हैं इसके बारे में बात की गई है। तो ये आपकी क्या है, ये बॉडी वॉल है। ये जो आपका आता है, ये आपका थोरैसिक कैविटी आती है। थोरैसिक कैविटी में आपके लंग्स है जिसमें दो लेयर के बारे में हमने बात किया। हमने ये बात की यहाँ पे पैराइटल प्लूरा, और यहाँ पर बात की है विसिरल प्लूरा के बीच में। अब इन दोनों के बीच में यहाँ पर क्या है, इन दोनों के बीच में यहाँ पे क्या आता है, एक लिक्विड आता है। क्या कहा था इस लिक्विड को हमने? इस लिक्विड को क्या बोला था? प्लूरल फ्लूइड हमने बोला था। ठीक है, किसके बीच में? दोनों जो हमारी कवरिंग्स आती हैं उनके बीच में। चलो, उसके बाद हमने कहा हमारे जो वेंट्रल साइड है उसमें होगा स्टर्नम, एक बोन होती है। पीछे जो आपके वर्टिबल कॉलम है, यहाँ से आगे की ओर क्या आएंगे, कुछ बोन्स आती हैं। दोनों साइड से बोन्स ऐसे आती हैं। इनको नाम दिया गया है यहाँ पे रिब्स। ठीक है, इनका नाम क्या है, यहाँ पे रिब्स है। नीचे जो है आपका डायफ्राम है। अब अगर हम बात करें कि हम इनहेल कैसे करते हैं और एक्सहेल कैसे करते हैं, इसके बारे में हमें बात करनी है। तो हमें इतना तो पता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट या कंसंट्रेशन डिफरेंस जो होता है गैसेस का, वो तो हमें पता है कि गैस या कोई भी जो हमने कहा चीज है, लिक्विड है या गैस है, वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाता है, यानी कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में वो जाएगा, ऐसा हमें पता है। अब देखो हमने क्या बात की है, यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। यानी कि जब हम इनहेल कर रहे होंगे तो हमारे जो लंग्स हैं उसमें आपने कहा कि जो एयर का जो कंसंट्रेशन है, एयर का जो यहाँ पे प्रेशर है वो कम होगा, और बाहर हमारे पास एयर का प्रेशर या एयर का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा। तो एयर जो है वो बाहर से अंदर की ओर आएगी, यानी कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में आती है। कैसे? हमने कहा कि सिंपल सी चीज़ है, आपके पास एक बीकर है, ये एक बीकर है, और एक बीकर आपके पास ये है। ठीक है, आपने यहाँ इसमें क्या है, गैस भरी है। ठीक है, ये गैस है। ठीक है, ये गैस आपने फिल की है। सेम अमाउंट ऑफ गैस, जितनी गैस इसमें है उतनी ही गैस हमने इसमें भी यहाँ पे भर दी है। ठीक है, आपने कहा यहाँ पर देखो क्या होता है, यहाँ पर अगर हम इस कंटेनर को वॉल्यूम देखें तो ज्यादा है। ठीक है, और यहाँ पर हम कंटेनर को वॉल्यूम देखें तो क्या है, कम है। अगर हम कंसंट्रेशन देखें गैस का तो दोनों में सेम है। अब यहाँ पर ये जो गैस के पार्टिकल्स हैं, ये जो आपके गैस के क्या है, पार्टिकल्स हैं, ये क्या करेंगे, ये मूव करेंगे, फ्रीली मूव करेंगे यहाँ पे, और जो कंटेनर की वॉल है उस पर प्रेशर लगाते हैं, उस पर क्या होगा, यहाँ पे प्रेशर लगेगा। सेम चीज ये जो छोटा कंटेनर हमारे पास आता है उसके साथ भी ऐसा ही होगा। ये जो गैस के मॉलिक्यूल हैं ये भी क्या करेंगे, मूव करेंगे, और प्रेशर लगाते हैं यहाँ पर इसके कंटेनर पे। आपको ये बताना है कि जो प्रेशर है वो किस में ज्यादा प्रेशर होगा, इस बड़े वाले कंटेनर में या इस छोटे वाले कंटेनर में। आपने कहा बड़े वाले कंटेनर में, इन्हें मूव करने के लिए जगह इन्हें चाहिए, तो आराम से इजीली एक जगह से दूसरी जगह मूव कर पा रहे हैं। इन्हें बहुत ज्यादा धक्का मुक्की करने की जरूरत नहीं है या बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि
जगह है इनके पास, एक जगह से दूसरी जगह फ्रीली मूव कर सकते हैं। बात करेंगे इस कंटेनर की जिसमें आपने का एयर यहाँ पे भरी हुई है। अब इसे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मॉलिक्यूल को क्या है, अपना जो एफर्ट्स है वो लगाने पड़ रहे हैं, और प्रेशर यहाँ पर क्या होगा, ज़्यादा क्रिएट होगा। तो हमने बोले यहाँ पर ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होता है और यहाँ पर कम प्रेशर क्रिएट होता है। कंपैरेटिवली दोनों का कंपैरिजन हम कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या लगेगा, ज़्यादा प्रेशर लगेगा, यहाँ पे क्या लगेगा, कम प्रेशर लगेगा, दोनों का अगर हम कंपैरिजन करें। अब आपने बोला कि अगर हम आउटर इन्वायरमेंट में देखें तो यहाँ पर क्योंकि प्रेशर कम है और यहाँ पर क्योंकि प्रेशर ज़्यादा है, तो जो एयर है वो बाहर से अंदर की ओर आ जाएगी। सेम यही चीज़ होती है हमारे लंग्स में भी। हमारे लंग्स में भी जो एयर का प्रेशर होता है, एयर की कंसंट्रेशन होती है, वो क्या होती है, कम होती है। अब अगर हम कंसंट्रेशन पे भी जाएं, प्रेशर की बात ना भी करें, हम कंसंट्रेशन पे भी जाएं, तो देखो है तो सेम दोनों में कंसंट्रेशन, लेकिन इसमें देखने में लग रहा है कि एयर के कम मॉलिक्यूल है, इसमें देखने पे लग रहा है कि एयर के ज़्यादा मॉलिक्यूल है, क्योंकि यहाँ पे स्पेस ही इतना है। तो आपने कहा कंसंट्रेशन डिफरेंस भी यहाँ पर आ रहा है, क्योंकि ज़्यादा अगर स्पेस होगा तो आपने कहा कि जो स्पेस होगा, अगर ज़्यादा क्या होगा, कंटेनर का साइज होगा, तो जो अंदर स्पेस होगा वो ज़्यादा खाली रह जाएगा। इट मीन्स कि यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है वो कम होगा एज कम्पेयर टू आउटर साइड। तो अब हमारे लंग्स में ये साइज कैसे इंक्रीज होता है वो हमें देखना है। तो हमने बोला ये क्या है, आपकी थोरैसिक कैविटी है, ये हमारी थोरैसिक कैविटी है, ठीक है। और हमारी आती है यहाँ पे क्या, स्टर्नम। ये थोरैसिक चैम्बर की हमने बात की थी, ऐसे ये थोरैसिक चैम्बर है, ठीक है, बॉडी नहीं बना रहे हैं। और ये बीच में हमारे पास आ जाता है स्टर्नम, ये तो आपके लंग्स होंगे, ऐसे, ठीक है। अब ये हमें दिखाना है, ये हमें कैसे दिखाया था जब हमने ऊपर से काटा था, एक्चुअली में ये होता कैसे है, ये देखते हैं। एक्चुअली में ये है हमारा क्या, ये कुछ इस प्रकार से होता है। यहाँ पर हमारे क्या होते हैं, लंग्स होते हैं, ये हमारे लंग्स होते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, यहाँ पे डायाफ्राम होता है, ये इतना हमारा डायाफ्राम होता है। अब बीच में हमें बनाना है स्टर्नम, और स्टर्नम में पीछे से क्या आ रहे हैं, आपके रिब्स आ रहे हैं यहाँ पर। तो अगर हम देखें तो ये हमारा ठीक है, ये बीच में हमारी क्या आती है, स्टर्नम आती है। ये हमारे स्टर्नम है। और अगर हमने बोला कि पीछे से आपकी क्या है, ये ऐसे, ये आपका क्या होगा, यहाँ पे वर्टिबल कॉलम होगा, ये आपका वर्टिबल कॉलम है। अब पीछे से आपकी क्या आ रही है, यहाँ पे ऐसे करके रिब्स आ रही है, ये ऐसे करके रिब्स आ रही है। ऐसे करके ये आपकी क्या आती है, पीछे से रिब्स आती है। चलो पेन से बनाते हैं, ये ज़्यादा ऐसे, ठीक है। ये इतना समझ आया कि यहाँ पर भी अभी तक कंफ्यूजन है। ये तो हमने प्रीवियस लेक्चर में भी बनाया था, हमने कहा ये तो हमने प्रीवियस लेक्चर में भी बनाया था सेम। अभी आ कहाँ से रही है, यहाँ से, पीछे से, ऐसे पीछे से आ रही है, ठीक है। ये पीछे से ऐसे आगे की ओर आ रही है, पीछे से आगे की ओर, कहाँ से, एक्चुअली में यहाँ से, यहाँ से। ये क्या है, ये आपकी वर्टिबल कॉलम है, ये हमारी रिब्स हैं। चलो इतनी बात तो हमने कर ली है।
अब हमें जो इम्पोर्टेंट बात करनी है वो ये है कि यहाँ पर हमने कहा कि मसल्स के बीच में क्या है, इंटरकॉस्टल मसल्स है। अब हम यहाँ पे कर लें किसका, हाइलाइटर का यूज। ये हमारी क्या है बीच में, ये हमारे आती है इंटरकॉस्टल मसल्स, ये जो बीच में आपको दो रिब्स के बीच में दिखाई दे रही है, ये होती है मसल्स। ठीक है, अब ध्यान क्या देना है, ध्यान ये देना है आपके जो लंग्स हैं वो आपके थोरैसिक कैविटी से अटैच्ड हैं। कैसे अटैच्ड हैं, वापस आओ डायग्राम में, यहाँ पर आओ। ये है आपकी थोरैसिक कैविटी, ये जो आउटर स्ट्रक्चर है, और ये है आपके लंग्स। ठीक है, आपके लंग्स डायरेक्टली आपके थोरैसिक कैविटी से अटैच तो नहीं है, लेकिन बीच में ये जो आपका प्लूरल, जो आपका यहाँ पे क्या पाया जा रहा है, प्लूरल फ्लूइड। हाँ, ये जो आपका प्लूरल फ्लूइड है, ये बीच में ये दोनों को अटैच कर रहा है। ये प्लूरल फ्लूइड क्या है, आपके विसरल, जो आपके पैराइटल प्लूरा है इससे भी अटैच्ड है, और आपका जो विसरल प्लूरा है उससे भी अटैच्ड है। तो आपने का लंग्स जो है वो कहीं ना कहीं आपका जो थोरैसिक चैम्बर है, थोरैसिक कैविटी है, थोरैसिक कैविटी से अटैच्ड है। ठीक है, इतनी बात तो क्लियर हो गई है। अब आपकी थोरैसिक कैविटी किन किन, आपका जो थोरैसिक कैविटी है, थोरैसिक कैविटी से हमने थोरैसिक चैम्बर पढ़ा है, ये भी हमें पता है। अब देखो होता क्या है, बीच में जो आपकी इंटरकॉस्टल मसल्स होती हैं, आपकी जो इंटरकॉस्टल मसल्स होती हैं उसमें क्या होता है, जैसे ये आपकी क्या है, रिब्स है, जैसे एक रिब्स ये है और एक रिब्स ये है। ठीक है, ऐसे करके एक रिब ये है और एक रिब ये है। इसके बाहर जो आपकी मसल होगी उसे आउटर इंटरकॉस्टल मसल्स कहेंगे। इसके अंदर जो हमारी इंटरकॉस्टल मसल्स होगी उसे इनर इंटरकॉस्टल मसल्स कहेंगे। ठीक है, तो आउटर इंटरकॉस्टल मसल और इंटरकॉस्टल मसल्स, ये ध्यान देना है यहाँ पर। अच्छा, आप ध्यान दीजिए, हम कहाँ थे, तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे इंटरकॉस्टल मसल्स पे आएंगे। ठीक है, आउटर इंटरकॉस्टल मसल्स जो बाहर से लगी होगी वो क्या हो जाती है यहाँ पर, वो आपने कहा कि वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट होगी यानी कि वो सिकुड़ जाएगी। जब वो सिकुड़ जाएगी तो ये जो आपके रिब्स हैं, ये जो आपके रिब्स हैं ये ऐसे उठ जाते हैं, ऐसे ऐसे उठ जाती हैं। तो जस्ट इमेजिन, देखो क्या हो रहा है, ये जो इंटरकॉस्टल मसल्स है ये सिकुड़ रही है, ये सिकुड़ेगी तो ये हड्डी को ऊपर की ओर खींचेगी, ये इस रिब को ऊपर की ओर खींचेगी, फिर ये सिकुड़ेगी तो ये इसे ऊपर की ओर खींचेगी। फिर जब ये, क्योंकि इंटरकॉस्टल मसल जो है आपकी वो आपके रिब से अटैच्ड है। ठीक है, अब जब वो सिकुड़ेगी तो वो ऐसे सिकुड़ेगी। ठीक है, वो ऐसे सिकुड़ेगी यानी वो हड्डी को मूव कराएगी ऊपर की ओर। तो ऐसा ही होता है यहाँ पे। अब क्लियर है, ये हमारी रिब्स हैं और बीच में हमने कहा हमारी ये है हमारी इंटरकॉस्टल मसल्स। ठीक है, अब इमेजिन करो, जस्ट इमेजिन करो कि ये कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, ये सिकुड़ रही है। देखो, पहली हड्डियां ऐसे थी, ठीक है, हड्डियां थी ऐसे। अब ऐसे सारी हड्डियां ऐसे ही होंगी, यानी कि इसके नीचे दूसरी रिब होगी, फिर और रिब होंगी, तो ये पूरा ऐसे बन रहा है। जैसे अगर मैं साइड हो जाऊं ऐसे, कुछ ऐसा भी मुझे दिख रहा है। अब क्या होगा, ये जो मेरी ऊपर वाली रिब है ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी तो ये रिब, ये जो हड्डी है ऐसे हो गई। ठीक है, ऐसे ही हर एक रिब के साथ होगा, ये जो रिब है ये ऐसे हो जाती है। ठीक है, रिब्स ऐसे हो गई हैं। दूसरी चीज, पहले तो ये है कि आपकी जो इंटरकॉस्टल मसल्स हैं, पहली प्रोसेस हुई जो इंटरकॉस्टल इंटरकॉस्टल मसल, हाँ, आउटर आउटर इंटरकॉस्टल मसल जो है वो क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है, कॉन्ट्रैक्ट होगी। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है संकुचन, सिकुड़ेगी। ठीक है, अब ये सिकुड़ी, रह गया है अच्छा ये वाला। अब आपने कहा ये जब सिकुड़ा तो इसने ऊपर खींचा इसे, फिर ये वाली मसल्स जब सिकुड़ी तो इसने ऊपर खींचा, फिर इसने ये जब सिकुड़ी तो इसने ऊपर खींचा। सेम अप्लाई होता है सबके साथ। तो हमें समझ में आ गया कि हमारी जो रिब्स है वो अब ऐसे हो गई हैं। दूसरी चीज जो हमारे पास आती है, आप डायाफ्राम देख रहे हैं, डायाफ्राम कैसे ऐसे ऐसे शेप बना रहे हैं।
यहाँ पर थोड़ा सा उतना देखो, तो हमने बोला कि यहाँ पे जो डायाफ्राम है इसकी शेप कैसी है, ध्यान से देखो। ये हमने जब भी बनाया है, ये हमने इसकी शेप ऐसे बनाई है, ऐसे। ये जो डायाफ्राम है इसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, सेकंड कॉन्ट्रैक्शन होगा किसमें, डायाफ्राम में। और डायाफ्राम में जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ये जो डायाफ्राम है ये ऐसे आ जाती है, ऐसे। अब देखो, मैं ऊपर वाली डायफ्राम अगर हटा दूं, ठीक है, तो डायफ्राम इतनी नीचे आ गई है, ठीक है। जब डायफ्राम इतनी नीचे आ गई है, इट मीन्स कि यहाँ पर जो आपका थोरेसिक कैविटी जो है, थोरेसिक कैविटी को इतना स्पेस मिल गया है, तो थोरेसिक कैविटी और ज्यादा यहाँ पे क्या हो जाएगी, आपने कहा साइज जो है वो और ज्यादा यहाँ पर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। तो दूसरा जो सेकेंड कॉन्ट्रैक्शन है वो कहाँ हुआ, आपके डायाफ्राम में क्या होता है, फिर सेकेंड कॉन्ट्रैक्शन होता है। सेकेंड कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है कि इस प्रोसेस का जो सेकेंड कॉन्ट्रैक्शन है, ठीक है, डायफ्राम में तो अभी कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, इससे क्या होगा। अब ध्यान से देखो, हमने क्या बात की थी, हमने कहा था जो आपके लंग्स यहाँ पर हैं, यहाँ पे जो आपके लंग्स हैं, ये आपके लंग्स पड़े हुए, ये ठीक है। हमारे जो लंग्स है यहाँ पर वो कैसे हैं, यहाँ पे आपने कहा वो किससे अटैच्ड है, आपके थोरेसिक कैविटी से अटैच्ड हैं। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, जब रिब्स का साइज बढ़ता है, जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है तो आपके थोरेसिक कैविटी का साइज बढ़ता है, तो आपके लंग्स का भी साइज बढ़ेगा। क्योंकि जैसे आपने कहा देखो, थोरेसिक चैम्बर का साइज ऐसे बढ़ेगा, तो क्योंकि आपके लंग्स उसी से अटैच्ड है तो आपके लंग्स का साइज बढ़ जाता है। अब आपके लंग्स का साइज जब बढ़ गया है तो क्या होगा, आपके लंग्स का साइज जब बढ़ा, तो आपने का साइज बढ़ा है, ठीक है, साइज बढ़ा है तो प्रेशर क्या होगा, रिड्यूस होगा। यहाँ पर जो गैसेस का जो प्रेशर है, जो कंसंट्रेशन है, वो यहाँ पे कम होगा, किसके कंपैरिजन में, आउटर इन्वायरमेंट के कंपैरिजन में। तो जब भी हमारे लंग्स का साइज बढ़ता है तब हम इनहेल करते हैं, और जब हम इनहेल करते हैं तो हमें क्या आती है, यहाँ पे हमारे लंग्स में क्या आती है, ऑक्सीजन आ जाती है, ठीक है। हमारे लंग्स में क्या होगी, ऑक्सीजन आ जाएगी। ये प्रोसीजर है, मैकेनिज्म है किसका, इनहेलेशन का, या जिसे इंस्पिरेशन भी कहते हैं, ठीक है। इनहेलेशन, इंस्पिरेशन या अंतः श्वसन भी कहते हैं। इनहेलेशन में क्या हो रहा है, इनहेलेशन में आपकी जो इंटरकॉस्टल मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, आपका जो डायफ्राम है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। इसके कॉन्ट्रैक्शन से आपका जो रिब केज है, या जो आपका थोरेसिक चैम्बर है वो उसका साइज बढ़ जाता है। थोरेसिक चैम्बर का साइज बढ़ेगा, या थोरेसिक चैम्बर से अच्छा, क्योंकि चैम्बर में आपके स्टर्नम भी आ जाती है, आपके वर्टिब्रल कॉलम भी आ जाता है, तो चैम्बर हम नहीं बोलेंगे। थोरेसिक कैविटी का जो जब शेप बढ़ता है तो आपके लंग्स का भी शेप बढ़ जाता है, या आपके लंग्स का जो साइज है वो बढ़ जाता है। लंग्स का साइज बढ़ जाता है तो प्रेशर कम हो जाता है, कंसंट्रेशन कम हो जाती है गैस की आउटर इन्वायरमेंट के कंपैरिजन में, और गैस जो है वो आउटर इन्वायरमेंट से इनर इन्वायरमेंट में आ जाती है, या आपने कहा वो हाई कंसंट्रेशन से कहाँ आ रही है, लो कंसंट्रेशन में आ रही है, ठीक है। क्लियर है, ये है अभी इनहेलेशन। इन सभी में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, आपने कहा कॉन्ट्रैक्शन में क्या है, एनर्जी लगती है, और इसीलिए ये जो प्रोसेस है ये कैसी प्रोसेस है, एक्टिव प्रोसेस है। हमें पता है, हमने बहुत सारी ऐसी प्रोसेस पढ़ी है जहाँ पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो हम उसे एक्टिव प्रोसेस कहते हैं। जैसे ट्रांसपोर्टेशन है, अगर ट्रांसपोर्टेशन में एनर्जी की रिक्वायरमेंट है तो हम कह रहे हैं कि क्या है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट यहाँ पर आता है, ये है इनहेलेशन, ठीक है। यहाँ तक की बात क्लियर है, इनहेलेशन में क्या हो रहा है। चलिए, अब ये तो बात हुई इनहेलेशन के बारे में। तो हमने कहा एक्सेल कैसे होगा, फिर एक्सेलेशन में क्या होता है, कुछ नहीं होता, सिंपल सी प्रोसेस है, इसके जस्ट अपोजिट कर लो। हमने कहा ये जो मसल कॉन्ट्रैक्ट हुई थी अब ये रिलैक्स हो जाएगी, और ये जो आपका डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हुआ था ये फिर से क्या हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा, और अपनी एक्चुअल पोजीशन पे आ जाएगा, यानी कि ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और इससे क्या होगा, इससे हमने कहा हमारी जो थोरेसिक कैविटी है उसका सबसे पहले तो जो आपके इंटरकॉस्टल मसल्स है जब वो रिलैक्स होती हैं, जब वो एक्सपेंड करेंगी, जब ये एक्सपेंड करती हैं तो ये जो आपकी जो रिब्स हैं वो ऐसे थी, अब वो ऐसे हो गई हैं। अच्छा, आपकी रिब्स ऐसे हुई हैं तो आपका थोरेसिक चैम्बर भी क्या हुआ होगा, थोरेसिक कैविटी जो है वो भी क्या हुई होगी, बड़ी होगी। अब आपका जो इंटरकॉस्टल मसल्स हैं उनमें क्या हुआ है, रिलैक्सेशन हुआ है, तो आपकी जो रिब्स है अब वो फिर से ऐसे हो गई हैं।
नीचे की ओर आ गई हैं, ठीक है। जब वो नीचे की ओर आ गई हैं तो आपकी जो थोरेसिक कैविटी है उसका साइज भी कम हुआ है। जब आपका डायफ्राम जो है वो ऊपर की ओर आ गया है तो फिर आपका जो यहाँ पे थोरेसिक कैविटी है उसका साइज फिर से कम हुआ है। थोरेसिक कैविटी का साइज कम हुआ है तो हमारे लंग्स का साइज भी कम हुआ है। जैसे ही लंग्स का साइज कम हुआ है वैसे ही हमने कहा कि यहाँ पर जो एयर का प्रेशर है वो ज़्यादा हो जाएगा। एयर का प्रेशर जब ज़्यादा होगा क्योंकि साइज कम है, साइज के अकॉर्डिंग प्रेशर ज़्यादा है, तो अब यहाँ से जो आपने कहा जो गैस है वो बाहर निकल जाएगी, यानी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में चली जाएगी और इसी को हम कहते हैं एक्सहेलेशन, ठीक है। एक्सहेलेशन जो है वो होता है पैसिव, तो यहाँ पे नो एनर्जी रिक्वायर्ड, ठीक है। यहाँ पर हमें क्या चाहिए होगी, एनर्जी चाहिए होगी, ठीक है। तो हमने इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का जो यहाँ पे मैकेनिज्म है वो समझा। कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सी चीजें हैं, बस याद रखनी है। दो मसल्स, इंटरकॉस्टल मसल्स और डायफ्राम, कब वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, कब वो रिलैक्स करती हैं, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं तो क्या हो रहा है, ये सारी चीजें समझनी है। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा पार्शियल प्रेशर के बारे में। पार्शियल प्रेशर क्या होता है, पीपी शॉर्ट फॉर्म है इसकी, वो हम शॉर्ट में कहते हैं पीपी। आपने कहा कि जैसे किसी भी गैस का जो प्रेशर होता है उसे हम पार्शियल प्रेशर कहते हैं। जैसे मिक्सचर है और मिक्सचर में बहुत सारी गैसेस हो सकती हैं, यहाँ पे N2 है, यहाँ पे CO2 है, यहाँ पर O2 है। तो जैसे CO2 का कोई प्रेशर है तो उसे हम पार्शियल प्रेशर कहेंगे, O2 का कोई प्रेशर है तो उसे पार्शियल प्रेशर कहेंगे, या N2 का कोई प्रेशर है तो इसे पार्शियल प्रेशर कहेंगे। तो ऐसे ही हमारे पास आता है पार्शियल प्रेशर। अब हमने कहा कि हमारी बॉडी में जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है वो कहाँ पर कितना होता है ये समझना जरूरी है। इसके लिए हमें समझना है कुछ चीजें, जैसे कि किसी भी गैस का जो मिनिमम पार्शियल प्रेशर होता है, मिनिमम पार्शियल प्रेशर जो होता है वो 40 mmHg होता है, ठीक है। ठीक है, ये मिनिमम पार्शियल प्रेशर है। अगर हम कहें कि मैक्सिमम पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड तो वो होता है 45 mmHg, ठीक है। अगर हम कहें मैक्सिमम पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 तो ये 95 mmHg और इससे ज्यादा भी होता है, ठीक है, 100 प्लस भी होता है यहाँ पर, ठीक है। ये पार्शियल प्रेशर है। अब आपके लिए होमवर्क में एक चीज है, ये समझ में आ गया है, इतना समझ में आ गया, पहले ये समझिए फिर अपना होमवर्क चेक करेंगे, ठीक है। ये कंप्लीट है। अब मिनिमम पार्शियल प्रेशर किसके लिए है, आपने कहा किसी भी गैस का या CO2 का हम यहाँ पे लिख देते हैं, वो है 40 mmHg। इतना क्लियर है तो वापस से आएंगे अब इस डायग्राम पे, ठीक है। इस डायग्राम पे आएंगे, यहाँ पर आ रहे हैं आपकी एल्वेलाई, ठीक है, ये एल्वेलाई, ठीक है। आपको बताना है एल्वेलाई में पीपी ऑफ O2 एंड CO2, यानी कि एल्वेलाई में पार्शियल प्रेशर किसका, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर आपको बताना है, ठीक है। क्लियर है इतना। अब हम बात करेंगे यहाँ पर किसके बारे में, ये जो आपकी वेन है, यहाँ पर भी आप पार्शियल प्रेशर बताएंगे ऑक्सीजन और CO2 का। आर्टरी में आप पार्शियल प्रेशर बताएंगे ऑक्सीजन एंड CO2 का, ठीक है। क्लियर है इतना, इतनी बात क्लियर है। अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी आप पार्शियल प्रेशर बताएंगे दोनों का। होमवर्क समझ में आ गया है क्या करना है, आपके एल्वेलाई, आपके आर्टरी, आपकी वेन और आपकी जो सेल्स होती हैं इनमें पार्शियल प्रेशर बताना है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का, ठीक है। तो यहाँ तक की बात हम कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा उसमें हम देखते हैं हमने अभी तक क्या पढ़ा है। अभी तक आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा है, हमने इनहेलेशन और एक्सहेलेशन पढ़ा है। तो हमने इनहेल कर दी है और इनहेल करके ऑक्सीजन आ गई है एल्वेलाई में। एल्वेलाई से जो ऑक्सीजन ब्लड वेसल्स में जाती है, कौन सी ब्लड वेसल्स में जाएंगी, आर्टरी में, वेन में या कैपिलरी में, हमने ऑफ कोर्स कैपिलरी में जाएंगे जहां पर एक्सचेंज होता है, कैपिलरी वहां पर रहती हैं। तो एल्वेलाई से जो ऑक्सीजन है वो कैपिलरी में कैसे जाती है, या कैपिलरी से जो ऑक्सीजन है वो आपने कहा एल्वेलाई में कैसे आती है, ये हम देखेंगे। इसी के साथ हमें एल्वेलाई का थोड़ा सा स्ट्रक्चर पढ़ना है, बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं है, थोड़ा सा पढ़ना है। तो नेक्स्ट जो हमारा पार्ट होगा वो होगा एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एल्वेलाई एंड ब्लड वेसल्स, और ये आपको घर से क्या करना है एक बार रीड करके लेकर के
आना है। साथ ही साथ आपको पार्शियल प्रेशर यहाँ पे देखना है, तो आप लोग होमवर्क अपना नोट कर लेंगे। तो चलिए आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।